मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज ज्योमेट्री का लेक्चर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये स्पेशल एसएससी के लिए है। पिनाइकल के बुक से हम लोग पीवाईक्यू का सीरीज देखते आ रहे हैं और उसी को जो है कंटिन्यू आज करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा मेरे मित्र, 151 से लेकर 175 तक। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ आप पेशेंस बना करके बने रहें और सारा सवाल जो है हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो ये रहा आज का पहला सवाल, जिसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया है। इसके पहले वाले सारे लेक्चर में सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन था, लेकिन मैंने क्या किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स किया है। हालांकि थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए थोड़ा सा तो मेहनत बनता है। ठीक है, तो 151 नंबर सवाल जो है कह रहा है, इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड डी ई एफ, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर और एक डी ई एफ, जिसमें एंगल का वैल्यू दे रखा है और आपसे बोलता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बताइए करेक्ट कौन होगा। मतलब हमें सिमिलरिटी के हिसाब से चेक करना है कि कौन सा जो है सही तरीका होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो एंगल P है वो कौन एंगल के बराबर है। एंगल P बामन है और इसमें बामन और कहाँ पर दिख रहा है, F। तो एंगल P एंगल F के बराबर है, हाँ या नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए P के बाद Q, तो एंगल Q जो है 74 है और दूसरे ट्रायंगल में एंगल E 74 है। तो Q जो है E के बराबर होगा। और बच गया कौन इसमें, R। इसमें बच गया D। तो R जो है D के बराबर होगा और ये दे रखा है 54। बहुत ही सिंपल सवाल है कि दो ट्रायंगल का तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। ये बात को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आप इधर पी क्यू आर लिख रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर लिख रहे हैं, तो इस जो सिमिलर होगा पी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा मतलब एफ, और क्यू के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा मतलब ई, और ये डी। पी क्यू आर एफ ई डी के साथ सिमिलर होगा। लेकिन अब देखना मुझे ऑप्शन में है कि किस तरीके से लिखा है। तो पहला ही ऑप्शन में सही बात लिख दिया है कि पी क्यू आर जो है एफ ई डी के साथ क्या है, सिमिलर है। दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि दूसरा आर क्यू पी। तो आर क्यू पी की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा डी ई एफ, और आर क्यू पी को लिखा है एफ ई डी, जो कि गलत है। तो हमें सीक्वेंस को ध्यान में रखना होता है, तो एक ही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माइनर आर्क बेसी सबटेंड्स एंगल बी ए सी एंड बी डी सी एट पॉइंट्स ए एंड डी रिस्पेक्टिवली ऑन द सर्कमफ्रेंस इन द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। कह रहा है कि एक माइनर आर्क है बी सी। ठीक है, पहले तो एक सर्कल मुझे देखना पड़ेगा। तो अगर एक सर्कल आप देखते हैं इस तरीके से, तो जिसमें बोल रहा है कि एक माइनर आर्क बी सी है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क ले लिया। ठीक है, ये चाप ले लिया बी सी। लघु चाप बी सी जो है केंद्र के दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि पर, यानी परिधि पर जो एंगल बनाता है, परिधि पर क्रमशः ए और डी पर कोण बी ए सी और बी डी सी बनाता है। बी ए सी बनाता है और बी डी सी बनाता है। ठीक है, बी ए सी बनाता है और एक बी डी सी बनाता है। मुझे अभी सेंटर के बारे में नहीं पता है, सेंटर कहाँ पे मैंने लिखा है। सिर्फ अभी बोल रहा है कि जो आर्क बी सी है वो सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, एंगल ए और एंगल डी बनाता है। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक ही चाप के द्वारा, एक ही आर्क के द्वारा दूसरे सेगमेंट के परिधि पर अगर कहीं पर एंगल बनता है तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, दोनों का मेजर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ ध्यान में रखेंगे, जिसमें बोल रहा है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी का वैल्यू क्या होगा अगर बी डी सी 73 है। अगर ये 73 है मेरे मित्र, तो ये भी 73 होगा, एंगल इन दी सेम सीगमेंट। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी मतलब बी सी को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, और ए सी बी यानी पूरा ये वाला एंगल। आप बताइए कितना सिंपल सवाल हो गया कि अगर हम इस ट्रायंगल को गौर से देखते रहें तो मुझे इसमें एक एंगल दिया हुआ है 73 डिग्री। अब बाकी ये दोनों एंगल का सम हमसे पूछ रहा है।
तो मुझे पता है कि तीनों एंगल का सम तो 180 होना है, जिसमें 73 ऑलरेडी हो चुका है। तो 180 डिग्री में 73 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 107 डिग्री, हाँ या नहीं। तो 107 डिग्री जो है कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सवाल को रिलैक्स होकर के पढ़िए, पढ़ते पढ़ते कई बार आंसर आ जाता है, बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं, आराम आराम से। इन ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी और एसीबी मीट एट एक्स सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है मेरे मित्र कि बताइए मेजर ऑफ बी एक्स सी। तो पहले तो एक ट्रायंगल की बातचीत हुआ है, तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया, उसका नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी के बारे में ही बोल रहा है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर, बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है, तो एक्स पे मिलता है। बी ए सी दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला हमसे पूछ रहा है। ये बाइसेक्टर है मेरे मित्र, ये क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि अगर इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर के बीच का एंगल अगर हमसे पूछता है, तो जो एंगल बी एक्स सी होगा वो हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल ए वाई टू यानी 30/2 यानी 105 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसमें दो तरह के सवाल बनता है। अगर मान लो इसी को आगे बढ़ा करके एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर के बीच का एंगल अगर आपसे पूछ देता, तो यही फार्मूला लगाते, केवल यहाँ पे माइनस कर देते, मतलब 90 में 15 घटा देते, 75 आ जाता। ठीक है, और इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक तो ये तरीका है कि अगर आपको याद रहेगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं याद रहेगा तब क्या करिएगा। तो अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान में समझिए, ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं याद रहेगा तब भी उपाय है, कैसे, समझिए। मैंने कहा कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है मेरे मित्र, और एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर अगर एक्स पे मिलता है, और ये अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मुझे आप ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। जब एक एंगल दे रखा हो और बाकी दो एंगल के बारे में जानकारी ना हो और उसके बीच का पूछे, तो आप कुछ भी आप एंगल मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको 0 डिग्री भी माइनस भी मानिएगा, सबसे आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन को भी कम करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं थोड़ा देरी के लिए मान लिया, मान लो 30 मान लिया। ठीक है, इसको 30 मान लिया। तो 30 30 60 और 30 90, तो ये पूरा 90 होगा, मतलब इसको 45 होना पड़ेगा, ये पूरा 45 होगा, है ना, 45 45 होगा, क्योंकि 60 और 30 90 और 90 एक 80 होना है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, तीनों एंगल का सम 180, जिसमें हो कितना रहा है, इसमें 45 और 30 मिलाकर के 75 हो रहा है, मतलब घट कितना रहा है, 105 डिग्री। ठीक है, तो 105 आ गया। आप इसको 0 डिग्री भी ले लीजिएगा ना, फिर भी ये बनेगा, 30 और 0 30 होता है, बच गया 150। 150 में क्या होगा, ये 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होना, तो ये 105 ही होगा। तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस में अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल आर एस टी एम एंड एन आर 2 पॉइंट्स ऑन आर एस एंड आर टी सच दैट एम एन इज ए पैरेलल टू बेस एस टी ऑफ ट्रायंगल आर एस टी। यहाँ पर पढ़िए कि एक ट्रायंगल के बारे में बातचीत किया जा रहा है, आर एस टी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया आर एस टी। तो मैंने आर एस टी क्या बनाया मेरे मित्र, ट्रायंगल बनाया। तो कह रहा है आर एस टी में एम एंड एन आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड आर एस एंड आर टी। आर एस और आर टी पे दो पॉइंट है जिसका नाम है एम और एन। एम और एन इस प्रकार है कि जो आर एम है वो 1/3 एम एस है, आर एम जो है वो एम एस का 1/3 है, और ये इसके पैरेलल है। तो आर एम बराबर 1/3 एम एस लिखा है, तो आर एम और एम एस का रेशियो जो हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, हाँ या नहीं।
कभी भी ऐसा आपको दिख जाए पैरेलल साइड, इस तरह से एडजॉइनिंग फिगर आपको दिख जाए, तो आप ये मानकर चलिए कि जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल होगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा। जब समरूप होता है तो उसकी जो भुजाएं होती है वो सेम अनुपात में होता है। तो सेम अनुपात में होता है तो इसकी भुजा अगर 1 ले लेते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा कितना लेना पड़ेगा, 4। और दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है इसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजा के। जिसमें एस टी अगर 5.6 है, एस टी को बता रहा है 5.6, ये अगर 5.6 है मेरे मित्र, तो कह रहा है त्रिभुज आर एम एन और एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी बन जाएगा। मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो भुजा, इस ट्रायंगल के भुजा अगर 1 है, साइड 1 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड है वो 4 है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा उसका स्क्वायर 1। अब बड़े वाले का बनेगा 16, जिसमें ये हो जाएगा 15। ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये 15 होगा, तभी तो 15 और 1 मिला के 16 यूनिट होगा, या नहीं। अगर ऐसा है मेरे मित्र, तो कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो बताइए, तो 1 और 15 का रेशियो आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए 155। इफ टू टेंजेंट्स inclined at an angle 120 degree are drawn to a circle of radius 6 cm, then what is the tangent of each tangent? देखिए, अगर एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। अब दो टेंजेंट जो है इंक्लाइंड है, झुका हुआ है 120 डिग्री के साथ। तो मेरे मित्र एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से इसको ज्वाइन करके ऐसे ऐसे करके मिला दीजिएगा, तो ये वाली ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट होगा। मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, और ये कांग्रुएंट हो जाएगा। अब जो भी सवाल हमसे पूछ ले, कह रहा है जो इंक्लाइंड है दोनों टेंजेंट वो 120 डिग्री पे, मतलब ये हमारा 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा। और 90 है, 60 है, तो ये हमारा 30 होगा और ये भी हमारा 30 होगा, ठीक ना। अब सवाल हमसे पूछा क्या जा रहा है, कहता है दो स्पर्श रेखाएं 6 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई है, इसकी त्रिज्या जो है, रेडियस जो है 6 है, तो मुझे बताइए कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। मतलब ये निकाल लो या ये निकाल लो, दोनों तो सेम ही आना है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो मुझे एक रेशियो पता है, या मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि थीटा के सामने, है ना, थीटा के सामने पी और 90 सामने तो एच हो जाएगा, तो पी बाई बी यानी टेन थीटा, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो अगर इसमें टेन में 30 लगा दूंगा तो पी बाई बी, तो पी हो जाएगा टेंजेंट का लेंथ, अब बाई बेस हो जाएगा हमारा 6, और ये 90 सामने तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और टेन 30 होता है 1/√3, तो √3 से इसको काटिएगा तो 2√3 बार में कट जाएगा, यानी लेंथ निकल जाएगा 2√3, ठीक है। तो 2√3 हमारा लेंथ हो जाएगा। अब अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो एक रेशियो आप याद रख लीजिएगा 30 60 90 का, 1√3 और 2, मतलब इसमें साइड जो दे रखा है 6 है, वो किसके सामने है, 60 के सामने। तो 60 के सामने 6 है और यहाँ 60 के सामने हम जानते हैं √3 होता है। निकालना है कौन सा, ये टेंजेंट की लंबाई, तो 30 के सामने निकालना है तो 1 से गुना कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा, पढ़ते हैं आगे। कराइन ट्रायंगल ABC, टू एंगल A एंड B आर इक्वल, इफ द एक्सटीरियर एंगल एट A 115, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। एक त्रिभुज ABC है, तो ABC एक त्रिभुज है मेरे मित्र, एक ट्रायंगल ABC है। तो इस ट्रायंगल के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि A और B बराबर है, A और B दोनों का लेंथ आपस में, दोनों का मेजर आपस में क्या है, बराबर है। कोण A पर बाह्य कोण 115 है। अगर ए पर बाह्य 115 बना रहा है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, हाँ या नहीं। जिसमें 115 हो चुका है तो बचा कितना, 65, और ये 65 होगा तो ये भी 65 होगा, 65 65 130, तो इसको 50 होना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा था कि एंगल सी की माप बताइए कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कितना डिग्री, 50 डिग्री। चलिए, PS and PT are two tangents from a point P outside the circle with center O.
If S and T are points on circle such that SPT 130, then degree measure of OST is equal to। कह रहा है PS और PT केंद्रों वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। कौन कौन सा स्पर्श रेखा है? PS और PT, मतलब P से खींचा गया है। एक टेंजेंट हमारा PS है और एक टेंजेंट हमारा PT है। PS और PT एक्सटर्नल पॉइंट P से खींचा गया दो टेंजेंट है। कह यदि S और T वृत्त पर स्थित बिंदु है, S और T वृत्त पर स्थित बिंदु है कि SPT 130 है, SPT ये दिया हुआ है 130, तो ये 130 है, तो OST पूछ रहा है क्या होगा। O ये सेंटर है, ठीक है। OST ये वाला, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था अभी कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाता है, तो ये 90, तो ये 90, 90 90 180, और ये एक क्वाड्रिलेटरल का काम कर रहा है। तो जब 180 हो गया है तो ये दो एंगल का सम भी तो 180 होना चाहिए, तभी तो 360 होगा। मतलब 130 है, तो और कितना चाहिए? अगर 180 बनाना है, इसका इसका जोड़ 180 होता है, जिसमें 130 है, तो इसको 50 होना पड़ेगा, है या नहीं? और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दो साइड बराबर होगा, और जब दो साइड बराबर होगा तो इसके सामने वाला बेस एंगल भी बराबर होगा। तो 150 में बचा कितना? 130, ये 180 होता है, जिसमें ये हमारा 65 हो जाएगा और ये हमारा 65 हो जाएगा, है या नहीं? अब हमसे पूछ क्या रहा था? OST, तो OST हमारा हो जाएगा 65 डिग्री। पढ़िए, इन ए रोम्बस STUV S and U are joined, SUV is equal to 44 डिग्री, ISTU 92 डिग्री, तो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ फोर एंगल S इतना इतना। देखो, एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री पे क्या करता है मेरे मित्र? बाइसेक्ट करता है। दो चतुर्भुज ऐसे होता है, एक स्क्वायर और एक रोम्बस, जो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और ये अपोजिट एंगल, इसके जो डायगोनल होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस बात को हम समझते हैं कि इन्हें रोम्बस STUV, अगर ये S है, T है, ये U है और ये V है, जिसमें SUV 44 है, SUV ये दिया हुआ है 44। मेरे मित्र, अगर ये 44 है तो ये भी 44 होगा, और अपोजिट एंगल बराबर होगा, तो ये भी 44 होगा और ये भी 44 होगा। हालांकि अभी मैं पढ़ा नहीं कि हमसे क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी साथ में बताते चलता हूँ। फिर देखिए, STU 92 है, STU 92 है, मतलब ये 46 होगा और ये भी 46 होगा, तो इसको भी 46 होना पड़ेगा, इसको भी 46 होना पड़ेगा। आप जोड़ के देख लीजिए, चारों एंगल का सम आ जाएगा 360। 92 92 कितना हो जाएगा? 184, और ये कितना था? 88। तो 88 का आप 44 दूना 88, सही है ना? तो 88 का डबल करिए, ये कितना होगा? 176, ठीक है। तो 6 4 10, 8 7 15, 1 16, 1 1 2 1 3, आ गया 360। तो मैंने आपसे क्या बोला? हालांकि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें सवाल में पूछा क्या जा रहा है? इसमें सवाल में पूछा जा रहा है कि फोर एंगल एस भी यू इसका 4 गुना। तो SVU पहले ही बताइए है कितना? 92, तो 92 का 4 गुना माइनस 3 गुना TSU ये तो 44 है, हाँ या नहीं? सोल्व कर दीजिए इसको, तो 4 दूना 8 और 9 चौ 36, 368 में आपको माइनस कर लेना है, 4 12 और 1 13, 132। 8 में से 2 घटाइएगा 6, यानी 236, एक ही को तो 6 लास्ट में दिख रहा है, और 6 में से 3 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 236 डिग्री बिल्कुल सही है। तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 4 क्वाड्रिलेटरल आपको ध्यान में रखना है। मैं चारों क्वाड्रिलेटरल को क्या करता हूँ, फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 4 क्वाड्रिलेटरल को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ये रोम्बस और रेक्टेंगल, इसके बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं,
तो फिर बहुत गलत काम कर रहे हैं आप। तो चलिए पहले जानते हैं। ठीक है, एक पेज मैंने ले लिया, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-4 मिनट, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो मेरे मित्र, एक होता है हमारा पैरेललोग्राम। एक क्या होता है मेरे मित्र? पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। और एक होता है हमारा आयत, रेक्टेंगल। और एक होता है हमारा स्क्वायर, यानी वर्ग। और एक होता है हमारा समचतुर्भुज, यानी रोम्बस। सुन लीजिए अब जरा सा। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम कहते किसको है? पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल भी हो। ठीक है, तो अपोजिट साइड तो इसका पैरेलल होगा ही होगा। तो सर इसके भी तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा, इसके भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा, उसके भी अपोजिट साइड पैरेलल होगा, बराबर होगा। पैरेललोग्राम का जितना गुण है उतना गुण ये सब में है। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल सेकेंड नंबर में जो भी है, लेकिन फर्स्ट नंबर में पहले पैरेललोग्राम है। मतलब रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इसके जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। इसके अपोजिट एंगल क्या होता है मेरे मित्र? इक्वल होता है। तो मेरे मित्र इसके अपोजिट एंगल होता है तो ये सबके भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा। पैरेललोग्राम का जितना प्रॉपर्टी होगा उतना प्रॉपर्टी तो इसमें रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उसमें और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा, तभी तो उसको और एक्स्ट्रा नाम से जानेंगे, हाँ या नहीं? तब पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब में मौजूद है। तो फिर इसका रेक्टेंगल की क्यों जरूरत पड़ा? पैरेललोग्राम तो था ही, बट इसको रेक्टेंगल क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इसमें खास बात ये होता है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा गुण आ गया कि इसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसलिए इसको रेक्टेंगल बोलने का काम करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि रेक्टेंगल के डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। एकदम पूरा ध्यान में रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री 45-45 में बांटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 90 है मेरे मित्र तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। अगर ये 45 होगा ये भी 45 हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे आप, क्योंकि ये 90 आप कर दीजिएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसा करेगा तो इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए देखो, पैरेललोग्राम का सारा गुण स्क्वायर में है, रेक्टेंगल का भी सारा गुण स्क्वायर में है। तो स्क्वायर, अच्छा, रोम्बस का भी सारा गुण स्क्वायर में है। इसलिए सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अगर उसका गुण इसमें है तो वो है। ठीक है, इसमें और उसमें फर्क क्या होता है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो सबका करेगा, इसमें तो नो डाउट बाइसेक्ट तो सबका करेगा। इसका दोनों डायगोनल बराबर भी होता है तो ये सब बराबर भी होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आगे ध्यान, यहाँ पे 45 नहीं होगा। ठीक है, मैं तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, हाँ, ये कहिए कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, वो बात अलग है। अब मुझे आप ये बताइए कि इसके डायगोनल भी बराबर 90 डिग्री पे भी काट रहा है, 90 डिग्री पे भी काट रहा है, ये सब बराबर है। यहाँ 90 डिग्री है तो ये 45-45 होगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो दो क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, एक कौन? स्क्वायर, और एक है आपका रोम्बस। तो दोनों के डायगोनल अपोजिट एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, याद रखना है। ठीक है, और 90 डिग्री पे डायगोनल जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी 90-90 होगा। ठीक है, और इसमें जो है ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, तो आज बात को हम, मैंने ये बात को यहाँ तक समझा दिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक थे हम लोग? हम आ गए थे, ये तो मुझे ये काम करना पड़ा। चलिए अब ये सवाल को करते हैं 158 को। तो 158 तो अभी मैंने किया ही ना था, 236 डिग्री आ गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 159, if the angle between two radii of circle is 100 degree, then angle between the tangent at the end of the radii will be, कितना होगा? 80 डिग्री होगा। देखिए कैसे, समझिए। if the angle between two radii of a circle, दो रेडियाई के बीच
दो रेडियाई के बीच जो एंगल है वो सर्कल का वो कितना डिग्री है, 100 डिग्री है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई विल बी। रेडियाई के एंड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से खींचते हैं और एक यहाँ से खींचते हैं, तो अभी मैंने बताया कि इसका और इसका सम एक सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इसका इसका जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरे मित्र 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा। पढ़ते हैं आगे। Mn is the diameter of circle with center O. P and S are 2 points on circumference of the circle on either side of Mn. इधर साइड मतलब Mn के वो लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड होगा। सच दैट Pmn 50 है, Mns इतना है, तो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंस ऑफ ये वो जो भी लिखा है। एक बार फिगर बनाइए, पूरा पता चल जाएगा। कह रहा है Mn केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास है मतलब डायमीटर है Mn, और व्यास है मतलब डायमीटर है, तो ये सेंटर से पास किया होगा। फिर कहता है P और S Mn के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर बिंदु इस प्रकार है कि Pmn 50 है। Pmn, चलो मैं P यहां दे देता हूं। तो Pmn ये दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है जी। और कहता है Mns 35 है, Mns ये 35 है, ठीक है, ये 35 है। कहता है PMS यानी पूरा एंगल, PMS का मतलब पूरा एंगल, और PNS ठीक है, PNS के बीच के अंतर की डिग्री माप आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच के अंतर कितना होगा। पहले तो हम एंगल निकालने के बारे में विचार करेंगे। देखिए मेरे मित्र, ये ऑलरेडी एक डायमीटर है, हाँ या नहीं? तो डायमीटर है मतलब ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो एंगल बनाया जाता है वो तो 90 डिग्री होता ही है, आप तो जानते ही हैं। तो 90 है, 50 है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी 90 होगा, और ये 35 है, तो ये कितना होना पड़ेगा, इसको इसको कितना होना पड़ेगा, 45। तो अगर ये 45 होगा तो 5 5 10, 4 3 7 1 8, नहीं ये 55 होना पड़ेगा, ये 55 हो जाएगा, तभी ना 90 90 1 80 होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब इसका डिफरेंस हमसे पूछ रहा था कि पूरे का एंगल का डिफरेंस कितना होगा। तो ये पूरा एंगल बन कितना रहा है, 105, और ये पूरा एंगल बन कितना रहा है, 75। अब बताना है आपको कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरे मित्र 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, एबी 12 है, पीक्यू 18 है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इतना, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसमें बहुत तरह के सवाल बनता है। एरिया का रेशियो दे करके एरिया पूछ लेगा, पेरीमीटर का रेशियो दे के पेरीमीटर, साइड, अल्टीट्यूड, मीडियन, बहुत सारी चीज पूछ सकता है। ध्यान क्या रखना है, बस दो बात। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो एरिया का रेशियो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। या साइड के जगह पे मीडियन की चर्चा कर ले, हाइट की चर्चा कर ले, एंगल बाई सेक्टर की चर्चा कर ले, समझ रहे हैं? उसके स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर हो जाता है, जबकि पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं करते हैं। जो साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा, जो हाइट का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा। इसमें स्क्वायर सिर्फ नहीं होता है, बस इतना आप ध्यान में रखिए। अच्छा, चर्चा क्या चीज की हो रही है, परिमाप दिया हुआ, परिमाप पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का परिमाप, व्हाट ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो एक भुजा दिल है 12, तो 12 का संगत क्या हो जाएगा, PQ 18 है, 18 हो जाएगा, है ना। जिसमें बोल रहा है कि एबीसी का परिमाप 45 है, तो एबीसी के जगह 45 रखिएगा। तो क्या आप इसका पेरीमीटर नहीं निकाल दीजिएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। 45 दिया 135/2, 135/2 का मतलब जानते हैं, पॉइंट में तो एक ही ऑप्शन है, 67.5, ठीक है। 162, लेट ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। करा एक एबीसी आपको ट्रायंगल मानना है जिसमें राइट एंगल किस पे बना रहा है, बी पे बना रहा है। सी जो है 60 डिग्री है,
अगर ये 60 है मेरे मित्र तो ये तो 30 होगा ही होगा। ए बी 3 दे रखा है, अगर ए बी 3 है देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो ये बी सी का लेंथ पूछा है एंड ए सी, ये सब का लेंथ पूछ रहा है। कितना सिंपल सी बात हो गया। मैंने रेशियो पढ़ाया था ना, 30 के सामने x होगा तो 60 के सामने √3x होगा, 90 सामने 2x होगा, और √3x का वैल्यू दे रखा है √3, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए 1। √3 ने दे रखा है, 3 दे रखा है, तो x का वैल्यू √3 निकल जाएगा। अब हमसे कौन कौन पूछ रहा था, हमसे बी सी पूछ रहा था, तो बी सी मतलब √3, और 2 से गुना कर देंगे तो 2√3, यही हो जाएगा √3 और 2√3। 163 द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ इन द रेशियो ऑफ इतना। दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो दे रखा है। अब यहां से अगर एरिया का रेशियो पूछेगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, पेरीमीटर का रेशियो पूछेगा तो यही आंसर दे देंगे, हाइट का रेशियो पूछेगा तो यही आंसर दे देंगे, खाली एरिया का रेशियो पूछेगा तब स्क्वायर करेंगे। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 90, एरिया की चर्चा कर दिया, तो डीईएफ का एरिया क्या होगा आप मुझे बताइए। दो ट्रायंगल के जो एरिया का जो रेशियो होता है, दो ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो 90 बटे दूसरा ट्रायंगल का एरिया आई 3/5, यानी 3×5 = 15, यानी जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो 150 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 164 What will be the perimeter of sector of a circle of radius 4.9 cm having central angle 144 डिग्री। कह रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा एक सेक्टर का। सेक्टर का मतलब समझते हैं ना, सेक्टर का मतलब होता है दो रेडियस और एक आर्क, चाप, इसके बीच के जो रीजन होता है इसको पूरे को सेक्टर बोलते हैं, जिसमें रेडियस दे रखा है 4.9, ये तो 4.9 हो जाएगा, और हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है और सेंट्रल एंगल 144 है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का मेजर, तो ये रेडियस जुट जाएगा और ये चाप की लंबाई है, ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो पूरा जो पेरीमीटर हो जाएगा मेरे मित्र वो हो जाएगा 4.9, 4.9 और 9.8 प्लस चाप की लंबाई, क्या होता है फार्मूला, θ/360, याद रखिएगा, इंटू 2πr, पाई के जगह 22/7 और आर के जगह 4.9, काट पीट करिए, 9.8, 72 दूना 144, 72×5 360, 7 से 7 बार में 0.7 आया नहीं। अब आप करिए क्या, यहां से अगर देखा जाए तो 2 दूना 4, अब 22×4 88, 7/50 कर देता हूँ पॉइंट हटा के। हम चालाकी क्या करते हैं ना, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 14 से गुना करता हूँ, 14 8 112, बाकी 11, 112 11 123, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 2 8 3 11, बाकी 1, 12 9 21 है 1 22, 22.12, तो 22.12 कहाँ पे है, डी ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। पढ़िए आगे, the radius of circle is 21 cm. What will be the length of an arc of circle that subtend 22.5 डिग्री angle at the center? करा एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है मेरे मित्र तो ये सर्कल के रेडियस के बारे में चर्चा की गई है, इसका जो रेडियस है वो 21 cm है, रेडियस कितना है 21 cm है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क के लेंथ की लंबाई आपसे जानना चाह रहा है अगर सेंट्रल एंगल 22.5 डिग्री है। तो अभी मैंने आर्क की लंबाई का लेंथ बताया, क्या होता है θ/360, या आप चाहें ना तो θ/180 πr याद रख सकते हैं, तो θ/360 इंटू 2πr, पाई के जगह 22/7 और आर। लेकिन आपको क्या करना है ना, हर बार θ/360 नहीं लिखना है क्योंकि टाइम भी तो लगता है, तो ये फार्मूला याद रखनी है, θ/180 इंटू πr, पाई के जगह 22/7, आर हो जाएगा 21। 45 रहता तो ये 4 बार में कटता, लेकिन 45 का आधा है तो ये 8 बार में कटेगा। 7 से 7 21, 2 से 4 बार में, 2 से 11 बार में, 33/4 या 32, एक में
4 आदमी को बांटना है, 25 पैसा पड़ेगा। 8.25 यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज इतना डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ऑब्ट्यूज एंगल इन डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में भी चर्चा हो रही है कि वो आइसोसेलेस है यानी समद्विबाहु बाहु है, तो ये दोनों बराबर है। और कह रहा है कि ये तो ऑब्ट्यूज है, मतलब ये 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो बराबर एंगल है वो 28.5 है। अगर ये 28.5 है तो 28 दूना 56, 57 डिग्री हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना बनेगा, तो 180 में 57 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 10 में 7 जाएगा 3, 17 में से 5 जाएगा 12, यानी 123 डिग्री सवाल का उत्तर है। कुछ भी वही रहा था। 167 167 कहता है तीन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर एंड ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू, देन टू ट्रायंगल्स आर। देखिए मेरे मित्र, अगर दो एंगल वहां इक्वल दे रखा है, दो एंगल इक्वल दे रखा है, तो तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा दो ट्रायंगल का। तो सिमिलर तो 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल बराबर है तो ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। रही बात कांग्रुएंसी का, तो कांग्रुएंसी के लिए साइड का बराबर होना चाहिए, डबल, आधा, ट्रिपल, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे साइड के बारे में चर्चा क्या कर दिया, एक साइड दूसरे का डबल है। मेरे मित्र डबल होगा तो फिर ये नहीं होगा, तो सिर्फ ये सिमिलर रह जाएगा, मतलब सिर्फ व सिर्फ समरूप होगा। तो सर्वांगसम साथ ही समरूप नहीं, सर्वांगसम तो होबे करेगा, ना तो समरूप ना तो सर्वांगसम, ये भी गलत है। समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं, हाँ ये सही है, बहुत अच्छा, बढ़िया आगे करा। इफ द एंगल पी क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेटिस्फाइड द रिलेशन इतना, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर। पी क्यू आर पहले है क्या, पी क्यू आर ट्रायंगल का एंगल है। पी क्यू आर ट्रायंगल का एंगल है तो मुझे पता है कि पी क्यू आर तीनों का जोड़ तो 180 होना है। 180 होना है या नहीं, बिल्कुल। अब यहां से एंगल आर पूछ रहा है, तो मैं पी प्लस क्यू को क्या कर सकता हूँ, 180 माइनस आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब उस रिलेशन में मैं आ रहा हूँ, आर को अगर इधर ले आऊंगा, यहीं पर थोड़ा सा देख लीजिए, अगर आप आर को इधर ले आइएगा तो 3r बराबर यहाँ से पी प्लस क्यू होगा, और p प्लस क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस आर। तो 180 माइनस आर अगर यहाँ करिएगा तो 4r का वैल्यू आ जाएगा 180, यानी r का वैल्यू आ जाएगा 45। तो जहां सवाल जैसे मिलता है वैसे उसको रगड़ देना है, समझे। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो आपको टाइम भी बचेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई ऑफ 32 cm एंड 24 cm रेस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इज गिवन एज इतना। देखिए मेरे मित्र, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सवाल अगर ज्योमेट्री में नहीं पूछेगा तो समझिए कुछ नहीं पूछेगा। ये सवाल तो पूछता ही है, और मैं बार बार आप लोग को बताता हूं, इसको ध्यान में रखिए कि अगर दो सर्कल है और एक ऐसा लाइन जो दोनों सर्कल को टच करे, तो ये दो प्रकार से टच कर सकता है। एक तो डायरेक्ट टच कर सकता है और एक इनडायरेक्ट टच कर सकता है, मतलब ऐसे टच कर सकता है। तो ये जो होता है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, और ये जो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ अगर आपसे पूछेगा तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का अंतर। जो भी त्रिज्या बड़ा रहेगा उसको पहले लिख दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर मान लो ए डिस्टेंस ही पूछ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। कई बार क्या होगा कि लेंथ दे देगा और केंद्रों के बीच की दूरी पूछ लेगा, तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज आप लेंथ रखेंगे फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, 2-4 सेकंड आपको चला जाएगा। तो हमें सेकंड जहां से बचता है वहां से बचाना है। सर अब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करेंगे आप, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यही रखेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस नहीं, यहाँ पर खाली प्लस करना है बस। ठीक है, यहाँ तो रहेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे तो माइनस होता ही है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर तो माइनस होता ही है।
देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया कि माइनस होगा ही, ठीक है। ये डी स्क्वायर माइनस तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ आर माइनस आर है तो यहाँ आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसका लेंथ जो है इससे ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा होता है तो इसमें कम घटता है, और इसका कम होता है इसलिए इसमें ज़्यादा घटता है। तो इनडायरेक्ट में यहाँ प्लस करनी है, यहाँ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे माइनस ही रहने देना है। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर इनडायरेक्ट में आपसे पूछ लेगा लेंथ, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरे मित्र, प्लस। तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर अब प्लस आर का स्क्वायर, बात तो वही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल इसमें पूछा क्या गया है, सवाल पहले देख लीजिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का है कि इनडायरेक्ट का है। तो डायरेक्ट का है तो फिर ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है इफ द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अच्छा, केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है, मतलब ये वाला फार्मूला लगानी है। तो ये वाला लगाना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट का जो लेंथ है उसका स्क्वायर, तो टेंजेंट का लेंथ कितना है 24√7, तो उसका स्क्वायर करिएगा, 24 का स्क्वायर 576 गुना 7, अब प्लस त्रिज्या का अंतर यानी रेडियस का अंतर, तो रेडियस का अंतर कितना आ जाएगा 24 और 32 में 8 का अंतर है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64, ठीक है। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा ना 64, तो 64 अगर कॉमन लीजिएगा तो आपको देखिए 64 से अगर भाग दीजिएगा ना तो 9 बार में आ जाएगा, तो 9 7 63 प्लस 1 64, 2 64 मिलके 1 64 आ जाएगा, मतलब 64। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो मैंने आपको बताया है प्लीज इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम भी बचेगा और अच्छा भी रहेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 170, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 cm देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कॉर्ड। देखिए मेरे मित्र, लार्जेस्ट कॉर्ड, पहले कॉर्ड होता क्या है, सर्कल के दो पॉइंट के बीच की दूरी, आया नहीं, तो सर्कल के दो पॉइंट के बीच की दूरी तब ज़्यादा होता है जब वो सेंटर से पास करता है। तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे जो लंबी जीवा होती है वो व्यास ही होता है, यानी डायमीटर ही होता है। तो रेडियस अगर 8 है तो उसका डायमीटर 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 171, in a square ABCD, E is a point inside the square such that DEC is an equilateral triangle. If he is a joint to vertices A and B of a square, what is the degree measure of angle AEB? देखो मेरे मित्र, अगर ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक वर्ग है, तो बना दीजिए वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। E is a point inside the square, अभी कहाँ पॉइंट है मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहां ऐसा से रखिए। अच्छा, कौन बना रहा था स्क्वायर, इक्विलेटरल कौन बना रहा था, डीईसी, तो डीईसी मतलब इससे ज्वाइन करना था मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं, इससे तो भी बाद में करवे करते हैं हम, ठीक है। अब इक्विलेटरल कौन बना रहा है, डीईसी, इक्विलेटरल का मतलब इसका प्रत्येक साइड बराबर, और वैसे भी आप जानते हैं ये होगा तो ये सब ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्यों बताइए आप, क्योंकि इक्विलेटरल है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ AEB, AEB हमसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, स्क्वायर का तो प्रत्येक एंगल 90 होता है, जिसमें 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे इस ट्रायंगल में तो दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, दोनों बराबर होगा। 30 है तो ये 75 75 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी सेम रूल फॉलो होगा, ये भी 75, तो 75 75 150 हो गया ना, और 60, 150 और 60 210, तो 210 हो गया, तो 360 में और घट कितना रहा है, घटा दीजिए, 150 घट रहा है, मतलब इसको 150 होना पड़ेगा, 150 होना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था। एट वन एंड ऑफ ए डायमीटर PQ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 cm, ए टेंजेंट APB is drawn to circle. Find the length of chord RS which is parallel to AV and at a distance of 12 cm from P. कह रहा है 8 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त है। अगर एक वृत्त आप बनाते हैं मेरे मित्र जिसकी त्रिज्या 8 है और PQ व्यास है, मतलब PQ डायमीटर है, अगर PQ डायमीटर है तो देखिए क्या बोला जा रहा है, वन एंड ऑफ ए डायमीटर PQ of a circle of radius 8 cm, a tangent APV is drawn. APV एक टेंजेंट खींचा गया है। मैं इस तरह से अगर बनाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता।
डायमीटर को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और AP भी खींचा गया ना, तो P यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। P और एक कौन था जी, Q। यहाँ लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, चलो Q है। अब APB B चलो उधर दे देता हूँ। अब सुनिए क्या कहता है, APB is drawn to circle, find the length of the chord RS। RS का लेंथ पूछ रहा है, तो RS के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, RS के बारे में विच इज पैरेलल टू AB, वो AB के पैरेलल है। मतलब AB के पैरेलल अगर है तो साफ है कि इस तरह से आपको टेंजेंट नहीं खींचना चाहिए। तो हम टेंजेंट जो है इस तरीके से अगर खींच लें तो मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा अगर टेंजेंट खींचना ही है तो ऐसा खींच लीजिए टेंजेंट, अब अच्छा भी लगेगा थोड़ा APB, ठीक है। और एक जो है AB पैरेलल टू AB, RS जो है AB के पैरेलल है। RS किसके पैरेलल है, AB के। तो पहले RS है कौन, ये तो पहले पता कर लें। APB drawn to circle, find the length of chord RS। एक RS का लेंथ पूछ रहा है, एक chord है which is parallel to AB, जो AB के पैरेलल है। और वो कितना दूर है, तब वो है at a distance of 12 cm from P से 12 cm दूर। अब एक बात बताइए, यहाँ तक तो 8 cm मेरा है रेडियस, और 12 cm की दूरी पर पैरेलल एक लाइन खींचना मतलब इसके नीचे कहीं होगा। ये 8 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 4 हो जाएगा। अब इसी का लेंथ आपसे पूछ रहा है जो कि उसके पैरेलल है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये 4 है और रेडियस 8 है, तो ये भी तो 8 होगा। अगर ये 8 है 4 है तो बता सकते हैं कि ये वाला कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। इसको काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में। तो 2 है 1 है तो ये √3 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 बनाता है, तो ये भी हमारा √3। तो ये आ गया 2√3। तो ये RS की लंबाई आ गया 2√3, लेकिन मैंने काटा था कितना से, 4 से, तो फिर मैं 4 से गुना कर दूंगा। यानी जो RS की जो लंबाई आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 8√3, यानी D ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 173। कर आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 40 cm एंड 30 cm रेस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल इज गिव इतना। देखिए अभी मैंने एक चीज बताया था आपको कि इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, माइनस तो यहाँ करना ही करना है, और यहाँ त्रिज्या के अंतर नहीं सम करना होता है, यही ध्यान में इसमें रखना है, हाँ या नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है कि हमसे केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है और लेंथ दे रखा है, टेंजेंट का लेंथ दे रखा है। अब यहाँ से हम D का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, माइनस तो प्लस, यानी D निकालने का फॉर्मूला यहाँ से अभी मैंने बताया था L स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा कि आपको टाइम कम लगेगा। तो इसमें बोल रहा है कि रेडियस तो खैर दिया हुआ है, एक 30 है और एक 40 है, 30 40 है, 30 और प्लस 40 इसका स्क्वायर, प्लस इसका जो टेंजेंट का लेंथ है वो 10√15 है। इसका जब स्क्वायर करिएगा तो 100 गुना 15 यानी 1500। मैंने सही किया ना, बिल्कुल। तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। तो ये 1500 और 7 का स्क्वायर है ये 4900, तो ये 6400, और 6400 का कितना आ जाएगा, 80। 6400 का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये सवाल का उत्तर है। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखेंगे। 174 करा TM and TN are the two tangent to a circle with center O so that such that लिखना चाहिए, such that MON 105 then MTN will be equal to। देखो TM और TN केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो आपको दो स्पर्श रेखाएं के बारे में तो अभी बता ही दिया है कि दो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचना है जिसमें TM और TN है, T दोनों में कॉमन है, इसका मतलब T से ही खींचा गया होगा, हाँ या नहीं। केंद्र O है, सेंटर क्या है, O है। दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि MON 105 है, MON 105 है। तो मैंने बोला था ना इसका इसका सम 180 होता है, तो इसको 75 होना पड़ेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, MTN, तो MTN यानी 75 डिग्री, यही सवाल का उत्तर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड इज 20 cm।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कैलकुलेट द कॉर्ड लेंथ सेंटीमीटर्स इफ द सर्कल्स डायमीटर इज 58 cm। करा एक वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 20 cm है, कॉर्ड है, लंबवत दूरी यहाँ पर 20 cm दे रखा है, ठीक है, और व्यास 58 है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 29। तो उस जीवा की लंबाई आपसे जानना चाह रहा है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। तो ये 29-20 है, तो आपको तो ट्रिपलेट भी पता होगा, आया नहीं, क्योंकि 21-20-29 एक ट्रिपलेट बनाता है। ये 841 में 400 जाएगा, 441 उसका स्क्वायर रूट 21, यानी 21-21-42 बिल्कुल सही है। तो आज का जो पेपर था थोड़ा सा इजी था बजाय इसके पहले वाले, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करते हुए जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी कहना है तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।